मैं हूं उसी अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल चश्मे अदब। दोस्तों, आज मैं एक बार फिर उर्दू अदब के तालिब इल्म के लिए नहायत कारआमद और मुफीद वीडियो लेकर उनकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, इससे पहले हमने उर्दू अदब के आगाज़ व इर्तिका की, उर्दू ज़ुबान के आगाज़ व इर्तिका की यूनिट नंबर फर्स्ट आपकी खिदमत में पेश की। आज मैं यूनिट नंबर सेकंड लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, ये वीडियो नहायत अहम है, इसे शुरू से आखिर तक, इब्तिदा से इंतहा तक ज़रूर देखें। दोस्तों, आइए चंद शेर से हम अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। किसी शायर ने कभी एक शेर कहा था कि ईसाई मुसलमान ना हिंदू हूँ मैं, ईसाई मुसलमान ना हिंदू हूँ मैं, सांसों में जो बस जाए वो खुशबू हूँ मैं, सांसों में जो बस जाए वो खुशबू हूँ मैं। शायद अभी समझा नहीं तूने मुझको, शायद अभी समझा नहीं तूने मुझको, मैं कोई पहेली नहीं उर्दू हूँ मैं कोई पहेली नहीं उर्दू हूँ मैं। आइए दोस्तों, हम अपने सफ़र का यहाँ से आगाज़ करते हैं। माहिर लिसानियात ने, ज़ुबान के माहिरीन ने दुनिया की कुल ज़ुबानों को 8 हिस्सों में तकसीम किया है, 8 ख़ानदानों में तकसीम किया है। दोस्तों, इन्हीं 8 ख़ानदानों में जो सबसे अहम ख़ानदान है वो ख़ानदान है हिंद यूरोपी ख़ानदान। वो ख़ानदान है हिंद यूरोपी ख़ानदान, और हिंद यूरोपी ख़ानदान से ही हिंद आर्याई ज़ुबान पैदा हुई है। हिंद यूरोपी ख़ानदान के वतन से ही हिंद आर्याई ज़ुबान पैदा हुई है। तो दोस्तों, माहिर लिसानियात ने हिंद आर्याई ज़ुबान को कुल 3 अदवार में, 3 हिस्सों में मुनक़सिम किया है, 3 अदवार में डिवाइड किया है। आइए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप एक एक अदवार को। दोस्तों, इसका जो पहला स्टेप है, इसका जो पहला दौर है वो दौर है कदीम हिंद आर्याई ज़ुबान। उसे हम कहते हैं कदीम हिंद आर्याई ज़ुबान। कदीम हिंद आर्याई जो पहला दौर है वो है कदीम हिंद आर्याई दौर। दोस्तों, ये ज़माना 1500 कबले मसीह से शुरू होता है और 500 कबले मसीह तक चलता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस दुनिया में आने से 1500 साल पहले ये ज़माना शुरू होता है, इसका आगाज़ होता है, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 500 साल पहले ये दौर कदीम हिंद आर्याई दौर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, इस दौर को माहिर लिसानियात डॉक्टर सदेश्वर वर्मा ने 5 स्टेप में मुनक़सिम कर दिया है। इसका जो पहला स्टेप है, इसका जो पहला हिस्सा है वो है वेद की मंजिल, वो है वेद की मंजिल। इस अहद में 4 वेद लिखे गए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और इसके बाद दूसरा नंबर जो इसका शुरू होता है वो है अहद मानती की मंजिल, वो है अहद मानती की मंजिल। इस अहद में पाणिनि की 8 अध्याय और पतंजलि की महाभाष्य लिखी गई। इसके बाद शुरू होता है राम्या मंजिल, राम्या मंजिल। इसका तीसरा स्टेप जो है वो है राम्या मंजिल। इसे अदबी मंजिल भी कहा जाता है। इसी अहद में महाभारत जैसी किताबें लिखी गईं। राम्या मंजिल, इसे अदबी मंजिल भी कहा जाता है, और इसी अहद में महाभारत जैसी किताबें लिखी गईं। इसके बाद नंबर आता है चौथे स्टेप का, जिसे हम कहते हैं दीनवी मंजिल। दीनवी मंजिल इस अहद में संस्कृत सरकारी ज़ुबान में मुश्तमिल हुई और इसका मज़हब से ताल्लुक़ टूट गया। दीनवी मंजिल इस अहद में संस्कृत ज़ुबान को सरकारी ज़ुबान का दर्जा हासिल हुआ और इसका मज़हब से ताल्लुक़, रिश्ता टूट गया। इसके बाद जो 5वां स्टेप है वो है टेक्साली मंजिल, वो है टेक्साली मंजिल। इस अहद में संस्कृत ज़ुबान वसूल और कवायद की पाबंदियों की वजह से महसूर हो गई। संस्कृत ज़ुबान जो थी वो उसूल और कवायद की पाबंदियों की वजह से पस्त हो गई, हाशिए पर आ गई। दोस्तों, ये रहा कदीम हिंद आर्याई दौर, जो हिंद आर्याई ज़ुबान का पहला दौर है।
जो 1500 कबल मसीह से शुरू हुआ और 500 कबल मसीह तक चला। इसके बाद यहाँ से शुरू होता है कदीम हिंद आरियाई ज़ुबान का दूसरा दौर, जिसे हम कहते हैं वस्ता हिंद आरियाई। वस्ता हिंद आरियाई जो ये मिडिल एज है, मध्यकाल है हिंद आरियाई ज़ुबान का। ये दौर 500 कबल मसीह से शुरू होता है और 1000 ईस्वी तक चलता है। ईसा अलैहिस्सलाम के 500 साल पहले ये दौर शुरू होता है, इसका आगाज़ होता है और 1000 ईस्वी तक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के इस दुनिया में आने के 1000 साल तक ये दौर चलता है। दोस्तों, माहिर लिसानियात ने इस अहद को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, 2 हिस्सों में बांट दिया है। इसका जो पहला हिस्सा है वो है प्रकृतों का अहद, प्रकृतों का ज़माना, और इसका जो दूसरा अहद है, इसका जो दूसरा हिस्सा है वो है अपभ्रंशों का ज़माना। तो दोस्तों, 500 कबल मसीह से 600 ईस्वी तक का जो अहद है, जो ज़माना है, वो है प्रकृतों का ज़माना। ये प्रकृतों का अहद है। और 600 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक का जो दौर है ये अपभ्रंशों का दौर है। तो दोस्तों, हैं प्रकृतें हैं क्या चीज़? प्रकृतें आवाम की बोलियां जो अलग अलग इलाकों में थोड़े थोड़े फ़र्क और अलग अलग रस्मुल ख़त के साथ राइज थीं, उन्हें प्रकृत कहा गया। आवाम की बोलियां जो अलग अलग इलाकों में थोड़े थोड़े फ़र्क और अलग अलग रस्मुल ख़त के साथ राइज थीं, उन्हें प्रकृत के नाम से जाना गया, याद किया गया। तो दोस्तों, उस वक्त प्रकृतों की कुल 5 नुमाया शक्लें थीं। नंबर 1, महाराष्ट्रीय प्रकृत। महाराष्ट्रीय प्रकृत ये महाराष्ट्र के इलाके में बोली जाती थी और शोरसैनी प्रकृत की ये तरक्की याफ्ता शक्ल थी। दोस्तों, दूसरी प्रकृत है शोरसैनी प्रकृत। शोरसैनी प्रकृत ये मथुरा और उसके आसपास के इलाके में बोली जाती थी। इस प्रकृत पर, इस ज़ुबान पर संस्कृत ज़ुबान का गहरा असर था, संस्कृत ज़ुबान की गहरी छाप थी। दोस्तों, इसका तीसरा स्टेप है मागधी प्रकृत या मगधी प्रकृत। दोस्तों, ये प्रकृत जनूबी बिहार में बोली जाती थी, जनूबी बिहार के इलाके में बोली जाती थी और इसे पस्त दर्जे की ज़ुबान कहा जाता था। इसके बाद नंबर आता है अर्धमागधी प्रकृत या अर्धमगधी प्रकृत। दोस्तों, ये प्रकृत अवध और मशरकी यूपी के इलाकों में बोली जाती थी। ये प्रकृत उस ज़माने की शाही ज़ुबान थी और मेयारी ज़ुबान भी थी। इसके बाद जो 5वीं प्रकृत है वो है पेशाची प्रकृत। वो है पेशाची प्रकृत। पेशाची प्रकृत ये कश्मीर और पंजाब के इलाकों में बोली जाती थी। तो दोस्तों, इस तरीके से ये प्रकृतों का अहद था 500 कबल मसीह से 600 ईस्वी तक। अब यहाँ से अपभ्रंश का आगाज़ होता है। तमाम प्रकृतें जब आपस में खलत मलत हो गईं, एक प्रकृत ने जब दूसरे प्रकृत का असर कबूल कर लिया, तो प्रकृतों की जो नुमाया शक्लें थीं वो शक्लें भी बिगड़ गईं और इन्हें अपभ्रंश के नाम से जाना और पहचाना गया। अपभ्रंश के लघवी माना है भ्रष्ट, यानी कि बिगड़ी हुई ज़ुबान। तो दोस्तों, अपभ्रंशों का आगाज़ होता है 600 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। तो उस वक्त 5 अपभ्रंश वजूद में आए, 5 अपभ्रंश वजूद में आए। महाराष्ट्रीय प्रकृत से महाराष्ट्रीय अपभ्रंश वजूद में आया, जो महाराष्ट्र के इलाके में बोला जाता था। और शोरसैनी प्रकृत से शोरसैनी अपभ्रंश वजूद में आया। ये ज़ुबान मथुरा और उसके आसपास के इलाके में बोली जाती थी। और मागधी प्रकृत से मागधी अपभ्रंश वजूद में आया, जो जनूबी बिहार के इलाके में बोली जाने वाली ज़ुबान थी। और अर्धमगधी प्रकृत से अर्धमगधी अपभ्रंश वजूद में आया, जो अवध और मशरकी यूपी के इलाकों में बोली जाने वाली ज़ुबान थी। और इसी तरीके से पेशाची प्रकृत से पेशाची अपभ्रंश वजूद में आया, जिसे हम ब्राचड़ और कैकई के नाम से भी जानते हैं। ये अपभ्रंश, ये ज़ुबान जो थी
वो कश्मीर और पंजाब के इलाके में बोली जाने वाली ज़ुबान थी। तो दोस्तों इस तरह से हिंद आर्याई ज़ुबान का जो अहद वस्ता था, जो मध्यकाल था, दूसरा अहद जो था, दूसरा दौर जो था, वो ख़त्म होता है। आइए हम तीसरे अहद पर चलते हैं, इसके तीसरे अहद पर चलते हैं। इसका तीसरा अहद जो है, तीसरा दौर जो है, वो जदीद हिंद आर्याई, इसे हम कहते हैं जदीद हिंद आर्याई। तो दोस्तों इस अहद की इब्तिदा जो है वो 1000 ईस्वी से शुरू होती है। इसका आगाज़ 1000 ईस्वी से होता है और ताहाल अब तक ये अहद चल रहा है, ये दौर चल रहा है। इस अहद में, इस दौर में मुख्तलिफ़ अपभ्रंशों से मुख्तलिफ़ ज़ुबानें वजूद में आईं। दोस्तों नंबर 1, इन्हीं अपभ्रंशों से जो जदीद हिंद आर्याई ज़ुबानें हैं उनकी तरक्की शुरू हुई। जदीद हिंद आर्याई ज़ुबान ने इन्हीं अपभ्रंशों से इर्तिका की मंजिलों को तय किया। तो किस अपभ्रंश से कौन सी ज़ुबान वजूद में आई, हम स्टेप बाय स्टेप एक एक करके देखते हैं। दोस्तों महाराष्ट्री अपभ्रंश से मराठी ज़ुबान वजूद में आई। महाराष्ट्री अपभ्रंश से मराठी ज़बान वजूद में आई और सोरसैनी अपभ्रंश से खड़ी बोली, राजस्थानी, गुजराती, मशरकी पंजाबी जैसी ज़ुबानें वजूद में आईं। दोस्तों इसके बाद मागधी अपभ्रंश ये बंगाल में गौड़ और ढकई के नाम से जानी गई, गौड़ और ढकई कहलाई, जिससे आसामी और बंगाली ज़ुबानें निकलीं। उड़ीसा में ये उत्कल कहलाई और इससे उड़िया ज़ुबान निकली। इसके बाद अर्ध मगधी अपभ्रंश, इससे अवधी, भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी जैसी ज़ुबानें वजूद में आईं। इसके बाद ब्राचड और कैकई अपभ्रंश यानी कि पेशाची अपभ्रंश, ब्राचड से सिंधी और कैकई से लहेंदा ज़ुबान निकली तो दोस्तों हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि जब 10वीं सदी ईस्वी में मुसलमान बड़ी तादाद में शुमाली हिंदुस्तान में आए तो उनकी अरबी और फ़ारसी ज़ुबान के अल्फाज सोरसैनी अपभ्रंश, जिसे हम खड़ी बोली के नाम से जानते पहचानते हैं, इसी सोरसैनी अपभ्रंश में यानी कि खड़ी बोली में दाखिल हुए और उर्दू ज़ुबान वजूद में आई। उस वक्त हमने उस ज़ुबान को हिंदी, हिंदवी और रेख्ता वगैरह नामों से जाना। बाद में इसी ज़ुबान ने उर्दू नाम पाया। दोस्तों इस तरह से उर्दू ज़बान का आगाज़ और इब्तिदा हुई और उर्दू ज़ुबान ने इर्तिका की मंजिलों को तय किया। दोस्तों मुझे यकीन है आपने उर्दू ज़ुबान के आगाज़ो इर्तिका की दूसरी यूनिट बखूबी समझ लिया होगा। यकीनन अगर ये टॉपिक, ये मौजू आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, बेल आइकन वाला बटन ज़रूर दबाएं। शुक्रिया।